हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश का पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। तो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया के पार्लियामेंट से सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर है। अगर आप इंडियन के पार्लियामेंट के बारे में पढ़े हुए हैं, जैसा कि आपको मालूम ही होना चाहिए कि इंडिया का पार्लियामेंट में अपर हाउस, लोअर हाउस और एक प्रेसिडेंट जो है वो मिलकर इंडिया का पार्लियामेंट बना हुआ होता है। तो अगर इसके बारे में अगर आप जानते होंगे तो आपके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। और अगर आप नहीं जानते हैं इंडिया के पार्लियामेंट के बारे में, कोई आपको आइडिया नहीं है, तो कोई बात नहीं है, तब भी आपको इस वीडियो से ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ब्रिटिश का पार्लियामेंट किस किस चीज से कंपोज होता है? देखिए, मोनार्क होते हैं। सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पार्लियामेंट है उसमें मोनार्क भी पाया जाता है, जैसे कि इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, इसी तरीके से वहाँ मोनार्क होता है। और दूसरा देखेंगे अपर हाउस। अपर हाउस जिस तरीके से इंडिया में होता है अपर हाउस, उसी तरीके से वहाँ भी अपर हाउस होता है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं लोअर हाउस। जिस तरीके से इंडिया में लोअर हाउस पाया जाता है, उसी तरीके से सिमिलरली ब्रिटेन में भी क्या पाया जाता है, लोअर हाउस पाया जाता है। तो यहाँ सिर्फ एक डिफरेंसेस क्या है, ये डिफरेंस है कि यहाँ ब्रिटिश में किंग होते हैं पार्लियामेंट में, और यही इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या नजर आएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे। अब हम लोग जानेंगे कि कौन से अपर हाउस है, कौन से लोअर हाउस है। तो यहाँ के जो अपर हाउस है उसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड, और लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो क्या डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, मतलब कि हाउस ऑफ लॉर्ड के जो मेंबर आते हैं वो पीपल डायरेक्टली इलेक्ट कर लाते हैं। तो आपको पता चलेगा नहीं, ये डायरेक्टली नहीं आते हैं। नॉमिनेटेड एंड हेरिडिटरी हाउस होता है। हेरिडिटरी किसको बोलते हैं? जैसे कि मान लीजिए किसी के पिता जो अगर लॉर्ड के मेंबर थे तो उनके बेटा भी उसके मेंबर बनेंगे। इस टाइप का हेरिडिटरी सिस्टम था ब्रिटेन में। था मीन्स अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। डिफरेंस यहाँ आया है कि हेरिडिटरी सिस्टम को थोड़ा सा क्या क्या चेंज कर दिया गया है। एक कमिटी है, वहां पर हेरिडिटरी इस्तेमाल, किसी के पिता जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर है तो उनके बेटा भी हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर बनेंगे, ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले उस कमिटी जो बनाया गया, उस कमिटी उसके ऊपर देखेगा, जांच करेगा, देखेगा सही है या नहीं है, मतलब किसी के पास नॉलेज है भी या नहीं है। अगर उसको लायक लगेगा उस कमिटी को, तभी वो मेंबर बनेंगे। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैं इस वीडियो में ज्यादा फोकस करूंगी लोअर हाउस के ऊपर, हाउस ऑफ कॉमन के ऊपर, इसके पावर, इसके फंक्शन, इसकी टेन्यूर, इसके कंपोजिशन, एवरीथिंग आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको हाउस ऑफ लॉर्ड के बारे में डिटेल में बताऊंगी। नॉर्मली हाउस ऑफ लॉर्ड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेना हम लोगों को जरूरी है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें हाउस ऑफ कॉमन का, तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है, मतलब कि यहाँ पर जो मेंबर आते हैं वो पीपल के जरिए डायरेक्टली आते हैं। तो कौन पीपल इलेक्ट करते हैं, उनका एयर कितना होता है, 20 ईयर्स के होते हैं, कितने ईयर के होते हैं। तो एकदम इंडिया में जिस तरीके से 18 ईयर के बाद ही दे सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी एकदम सिमिलर है। जो 18 ईयर्स के पीपल हो गए हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं वोट देने के लिए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चलिए, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। आपको एक बात मालूम है क्या? यहाँ पे एक बात चौंका देने वाली ये है कि हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है बताइए, अपर हाउस है। क्या इसके पास ज्यादा पावर होगा? नहीं, इसके पास पावर ज्यादा नहीं है, ये लेस्ट पावरफुल पोजीशन रखता है। आखिर क्यों रखता है लेस्ट पावरफुल पोजीशन, इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। जब मैं आपको हाउस ऑफ कॉमन के फंक्शन या पावर के बारे में बताऊंगी, उस वक्त आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। जबकि लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन है, तो ये मोस्ट पावरफुल पोजीशन रखता है। हालांकि हमारे माइंड में जब अपर हाउस आता है तो लगता है कि अपर हाउस है तो ये पावरफुल हाउस होगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है। अपर हाउस लेस्ट पावरफुल पोजीशन लगता है, जबकि लोअर हाउस जो है वो बहुत ज्यादा पावर है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हाउस ऑफ कॉमन जो है वो क्या है बताइए, लोअर हाउस है, साथ ही साथ पावरफुल हाउस है। तो पावरफुल हाउस है तो क्या इसमें मेंबर कितने हैं, ये जानना तो बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग जानते हैं इसमें मेंबर कितने हैं, इसके कंपोजिशन क्या है। तो हम लोग को पता चलेगा 659 मेंबर है जो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स के जरिया। जबकि यही अगर हम हाउस ऑफ लॉर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर 800 मेंबर्स हैं। अब बात ये आता है कि अगर कोई पीपल चाहते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर बने तो उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उनकी क्वालिफिकेशन सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ विच, सिटीजन कहाँ के होने चाहिए, ब्रिटेन के सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद होने चाहिए 21 ईयर्स एज के होने चाहिए। कोई भी ऑफिस एंड प्रॉफिट पे हेल्प नहीं कर रहे होंगे। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एक वर्ड में अगर हम लोग बताएं तो बोल सकते हैं कि देखिए, दो गवर्नमेंट पोस्ट पर एक साथ नहीं रह सकते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट टीचर भी है फिर गवर्नमेंट दूसरा गवर्नमेंट जॉब करे, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, तो इसका ऑफिस एंड प्रॉफिट का भी डिटेल में वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दी हूँ, वन वर्ड में यही है मेन मीनिंग। चलिए, फोर्थ नंबर बोल रहा है कि हिज नेम अपीयर्स इन इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफ द वोटर विच इज रिवाइज्ड एवरी ईयर। जैसे कि जिसको बनना है मेंबर, वो क्या करेगा, वो अप्लाई करता है पहले, तो उसमें क्या, उस रजिस्ट्रेशन में उसका नाम आना चाहिए। ये तो एकदम कॉमन सी बात है।
अब बात आता है कि ये लोग कितने इयर्स के लिए आते हैं, इनका टेन्योर क्या है। तो जिस तरीके से इंडिया में देखिएगा 5 इयर्स के लिए आते हैं मेंबर्स, इसी तरीके से ब्रिटेन में भी 5 इयर्स के लिए ही आते हैं। लेकिन 3 इयर्स पहले था, ट्राइनियल एक्ट 1694 के जरिए 3 इयर्स था, लेकिन एट प्रेजेंट ये बढ़ गया है, 5 इयर्स हो गया है। तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही 5 इयर्स था, 5 इयर्स नहीं था, 3 इयर्स था, इसमें चेंजेस आता रहा है, बट एट प्रेजेंट 5 इयर्स है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी पावर एंड फंक्शन। तो पावर एंड फंक्शन मतलब कि या तो पावर रहेगा या फंक्शन रहेगा, दोनों का आंसर सिमिलर होता है। हाउस ऑफ कॉमन की पावर एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग क्विक रिवीजन जो पीछे का पढ़े हैं उसे कर लेते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या पढ़े स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े कि हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। ओके, तो हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो क्या है, अपर हाउस है, लेकिन पावरलेस है, पावर उसके पास कम है, जबकि हाउस ऑफ कॉमन के पास ज्यादा पावर है। ओके, यहाँ तक वो क्लियर हो गया। तो हाउस ऑफ कॉमन के पावर के बारे में भी हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आरजी न्यूमन राइट्स लिखते हैं वो क्या, कि द सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट रिसाइड इन हाउस ऑफ कॉमन। देखिए, ये वाला कोटेशन आप लिख भी सकते हैं। आरजी न्यूमन क्या बोलते हैं कि सॉवरेंटी मींस पावर जो है पार्लियामेंट का, मतलब कि मेन पावर अगर देखा जाए तो हाउस ऑफ कॉमन के पास है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम जो है हाउस ऑफ कॉमन ही करता है। जैसे कि उसके पास लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, और इन सभी पावर में उसके पास जो है हाउस ऑफ कॉमन के पास ज्यादा पावर है। तो हम लोग वन बाय वन कर देखेंगे किस तरीके से हाउस ऑफ कॉमन ज्यादा पावर रखता है, आखिर हाउस ऑफ लॉर्ड के पास पावर क्यों कम है। चलिए हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव वर्ड से क्या आपके माइंड में आ रहा है? यस, सही आ रहा है, लॉ मेकिंग होगा, मतलब कि लॉ को बनाया जाएगा। तो लॉ से जो रिलेटेड वर्क है यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि 90% बिल, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, वो हाउस ऑफ कॉमन में पहले जाता है। उसके बाद अगर हाउस ऑफ कॉमन पास कर देता है तब ये हाउस ऑफ लॉर्ड में जाता है। ओके, इसके अलावा देखा जाए कि हाउस ऑफ लॉर्ड के पास कैसे कम पावर है। तो पावर यहाँ कम है क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 13 डेज डिलेइंग पावर है, वो सिर्फ टाल सकते हैं। अगर कोई बिल उनके पास गया हाउस ऑफ लॉर्ड के पास, तो वो सिर्फ और सिर्फ 13 डेज रख सकते हैं। अगर 13 डेज के अंदर में सिग्नेचर कर देते हैं उस बिल पर तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो बिल पास हो जाता है। ओके, अगर कोई बिल फर्स्ट पास होता है लॉर्ड के जरिए, अब यहाँ आपको कंफ्यूजन आएगा, फर्स्ट पास, मैं तो आपको पहले बताई हूँ कि ज्यादातर बिल हाउस ऑफ कॉमन में जाता है, 90% बिल। यस, 90% बिल मैं बोली थी, 100% नहीं बोली थी। तो 10% जो बिल है, अगर मान लीजिए कुछ बिल क्या होते हैं फर्स्ट पास होते हैं लॉर्ड से, अगर हाउस ऑफ लॉर्ड उसे पास कर देता है, उसके अलावा फिर क्या होगा, हाउस ऑफ कॉमन में जाएगा। तो हाउस ऑफ कॉमन में जब जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन को लगेगा कि नहीं ये बिल सही नहीं है, तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा पावर लॉर्ड के पास नहीं दिया गया है रिजेक्ट करने का, वो सिर्फ और सिर्फ टाल सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं जो है फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन में हमेशा यहाँ पर रहता है कॉन्फ्लिक्ट मनी बिल का रिलेटेड। मनी बिल से यहाँ रहता है। देखिए क्या है, बताया जा रहा है कि कोई भी बजट हो या टैक्स हो वो अप्रूवल होगा पार्लियामेंट, जब तक उसको अप्रूवल नहीं देगा तब तक वो अप्रूव नहीं माना जाएगा। मतलब कि पार्लियामेंट में कौन है, मोनार्क एंड दो हाउसेज, जो इन तीनों को मिलाकर अगर तीनों सिग्नेचर कर देते हैं तभी कोई भी बिल क्या होता है, लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो बिल एंड लॉ में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल एंड लॉ में आपको कंफ्यूज नहीं होना। बिल क्या रहेगा, जब तक वो एक जैसे मान लीजिए रिटर्न कुछ हम लोग लिखे हैं, जब तक वो पास नहीं हुआ तब तक वो बिल ही रहेगा, और जब पास हो जाता है तो बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखा जाता है कि एक मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ओके, जैसा कि मैं आपको वही लेजिस्लेटिव वाला में कि 90% बिल का बात था वहाँ, तो ऐसा यहाँ पे 90% नहीं, यहाँ पे 100% सारा बिल जो है मनी बिल सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन में जाता है। अब ऐसा नहीं कि हाउस ऑफ लॉर्ड का कोई वर्क ही नहीं है, यहाँ भी सिमिलर वर्क है। क्या है देखिए, वहां जाएगा लेकिन 13 डेज सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग पावर है। मनी बिल मान लीजिए हाउस ऑफ कॉमन से पास हो गया, फिर गया लॉर्ड में, और लॉर्ड के पास सिर्फ 13 डेज डिले करने का पावर है। और अगर डिले अगर मान लीजिए 13 डेज हो गया, ओके पास हो गया 13 डेज, वो बिल गया और 13 डेज निकल गया, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा वो बिल। ओके, इसीलिए इसे लेस पावरफुल हाउस बोला जाता है। तो आप सोचिएगा कि कोई फायदा नहीं, कोई फंक्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड का फंक्शन है, काम है। 13 डेज मतलब कि कम नहीं होता है। अगर 13 डेज कोई बिल को टाल दिया जाता है तो बहुत बड़ा बड़ा घटना होने वाला रहेगा, वो भी रुक सकता है। शायद ऐसा हो कि हाउस ऑफ कॉमन को अपनी गलती का एहसास है कि शायद हाँ रॉन्ग है, तो वो ले ले वापस, ये भी हो सकता है। ओके, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि फालतू के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड को रखा गया है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि स्पीकर डिसाइड करेगा, कोई मनी बिल में झमेला हो जाता है कि मनी बिल है या नहीं है, तो वो स्पीकर फाइनल डिसीजन देता है। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ आपको फाइनेंशियल फंक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है एग्जीक्यूटिव पावर। ओके, एग्जीक्यूटिव पावर या फंक्शन, इसमें क्या होगा, एग्जीक्यूटिव में बताइए क्या होंगे, मिनिस्टर लोग होंगे। तो देखिए बोला जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हाउस ऑफ कॉमन में। बहुत सारे मिनिस्टर को जो मिलाकर बनाया जाता है उसे मिनिस्ट्री कहते हैं। ओके, बहुत सारे मिनिस्टर का ग्रुप जो होता है उसे मिनिस्ट्री, तो वो हाउस ऑफ कॉमन में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बताया जा रहा है कि जो इंडिविजुअली एंड कैबिनेट कलेक्टिवली होते हैं, मतलब कि ये जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपना इंडिविजुअल तौर पे होंगे। एक ग्रुप है, जैसे मान लीजिए कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, उसके जितने भी मिनिस्टर है वो इंडिविजुअली एक एक मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एट द फ्रंट ऑफ किसके सामने होंगे, हाउस ऑफ कॉमन के सामने। और जो कैबिनेट होता है वो कलेक्टिवली होता है, एक साथ वो आएगा और अपने पॉलिसीज को दिखाएगा, अपने उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे किया या नहीं किया ये सारी चीज को दिखाएगा।
यहाँ तक कि हाउस ऑफ कॉमन से बिलोंग रखते हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ पाए जाते हैं वो भी हाउस ऑफ कॉमन से ही बिलोंग रखते हैं। इसके अलावा देखा जाए हाउस ऑफ कॉमन का, तो मिनिस्टर जो होते हैं 90% आते हैं कहाँ से, मेजोरिटी पार्टी से आते हैं। ओके, उसके अलावा बताया जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जैसे कि मिनिस्टर्स हो गए या प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, तो ये फाइनेंस कहाँ से मिलता है, इनको सैलरी कहाँ से मिलता है, तो हाउस ऑफ कॉमन ही इन्हें सैलरी या फाइनेंस देते हैं। फिर फोर्थ नंबर बताया जा रहा है कि हाउस ऑफ कॉमन जो है वो पास कर सकता है नो कॉन्फिडेंस का बिल, किसके अगेंस्ट, कैबिनेट के अगेंस्ट एंड प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उसको रिजाइन करना होगा। नो कॉन्फिडेंस क्या, कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिनको ऐसा लग रहा है हाउस ऑफ कॉमन के वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो एक नो कॉन्फिडेंस मींस उनके पास कॉन्फिडेंट नहीं है काम करने का, इस टाइप का एक बिल पास करते हैं। ओके, और ये अगर बिल अगर 2/3 मेजोरिटी मिल जाता है हाउस से, दोनों हाउस से, तब क्या प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग और भी देखिए एग्जीक्यूटिव पावर में, तो हम लोग को पता चलेगा कि हाउस ऑफ कॉमन जो है वो डिवाइस यूज करते हैं, कॉल अटेंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन एक्सेट्रा एंड कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव। अगर आपको इन सभी के बारे में जानना है अलग अलग से कि कॉल अटेंशन मोशन क्या है, एडजर्नमेंट मोशन क्या है, तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बस इतना क्लियर रखिए, यहाँ पर क्या डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है जितने भी मिनिस्टर्स लोग हैं उनको उनसे क्वेश्चन करने के लिए, अलग अलग तरीका है क्वेश्चन करने का। ओके, इसके अलावा आता है जुडिशियल पावर। ओके, तो जुडिशियल पावर में हम लोग क्या देखते हैं, जुडिशरी से रिलेटेड है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो जजेस का रिमूवल है वो मोनार्क के जरिए हो सकता है, और मतलब कि यहाँ पे देखिए मोनार्क का आपको पावर दिखा दिया है। ओके, ऐसा नहीं है कि मोनार्क का कोई पावर नहीं है। जैसा कि मैं जितने भी बिल के बारे में बोली हूँ कि वो बिल पास होते दोनों हाउस से, तो लास्ट में फिर मोनार्क के पास भी जाते हैं वो बिल, और सिग्नेचर होता है मोनार्क का, तभी वो बिल पास होगा, मतलब फाइनल हो पाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि मोनार्क क्या करेंगे, हटा सकते हैं। फिर बताया जा रहा है कि जो पर्सन है, कोई पर्सन अगर गिल्टी साबित हो जाते हैं तो उन्हें पनिश किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई ऐसे मेंबर है जिनका जो प्रिविलेजेस है, अगर उससे रिलेटेड कोई केस आ रहा है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं ये दोनों हाउस मिलकर, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन दोनों के। कोई उनका प्रिविलेजेस में कोई अधिकार में उनके कोई कमी आ रहा है तो, या उनको मिल नहीं पा रहा है सही से उनकी राइट, तो ये लोग उन केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो जो यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर पास करना है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या ऑर्डिनरी लॉ कोई पास करना है तो इसमें पास कर किया जा सकता है दोनों हाउस के जरिए। फिर बताया जा रहा है कि अगर कोई अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल है जो उस टाइम में ठीक था बट अभी ये वाला लॉ ठीक नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसे हटा सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। इन दोनों में, इन दोनों फंक्शन में दोनों हाउस, जो अपर हाउस एंड लोअर हाउस, दोनों का यहाँ पे हम लोग रोल देखते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगर क्लियर नहीं हुआ है अभी तक तो आप कमेंट कर देखिए आपको कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए हम लोग लास्ट में एक रिव्यू डाल ले रहे हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है थ्री चीज से मिक्सचर है, मतलब कि किंग होते हैं पार्लियामेंट में, अपर हाउस होता है एंड लोअर हाउस होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो टू हाउसेस है उसमें क्या है, एक अपर हाउस है एक लोअर हाउस है। अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड है एंड लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन है। यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया था। ओके, और ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो नॉमिनेटेड एंड हेरिडिटरी हाउस होते हैं, जबकि हाउस ऑफ कॉमन डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इसके जो मेंबर है उसमें भी डिफरेंसेस है, जैसा कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो है उसमें कितने मेंबर होते हैं, 800 मेंबर है, और हाउस ऑफ कॉमन में 659 मेंबर है। और ये कितने साल के लिए आते हैं इसके मेंबर, 5 ईयर्स के लिए आते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़े बहुत सारे इसके फंक्शन है, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शन है। लेजिस्लेटिव में पढ़े लॉ मेकिंग वाला प्रोसेस कि अगर कोई भी बिल है तो सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन में जाएगा, देन हाउस ऑफ लॉर्ड में जाएगा। ओके, और हाउस ऑफ लॉर्ड के पास सिर्फ और सिर्फ 90% सिर्फ और सॉरी लेजिस्लेटिव पावर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उसके पास डिलेइंग पावर है 13 डेज का। फाइनेंशियल में भी 13 डेज का डिलेइंग पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर में भी सिमिलर ही हम लोग देख रहे हैं कि पावर जुडिशियल फंक्शन में भी सिमिलर है, मतलब कि डिले कर सकते हैं लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकते हाउस ऑफ लॉर्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया, एंड हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।